हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, जिसमें आज हम लोग विज्ञान के भौतिकी पढ़ने वाले हैं, जिसमें पाठ का नाम है ऊर्जा के स्रोत, यानी कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो दोस्तों, इसमें एक बात बता दूं, जैसे कि इसमें अगर जो न्यूमेरिकल आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि न्यूमेरिकल आज के पहले जैसे 5 पाठ तक पढ़ाई हुआ है ना, 1 से 5 पाठ तक ले, उसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा था, लेकिन आज के बाद अब न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जैसे कि न्यूमेरिकल ऊर्जा का स्रोत में नहीं है, तो नहीं है तो हम कहाँ से बताएंगे। और प्रीवियस ईयर में भी जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी में न्यूमेरिकल एक भी नहीं पूछा गया है, तो न्यूमेरिकल इसमें नहीं मिलेगा। उसके बाद ये जो है ना, ये अंतिम पार्ट है। उसके बाद हम लोग रसायन शास्त्र स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर जो आप लोग नहीं देखे होंगे इसके पहले वाले, जैसे कि जियोग्राफी, हिंदी, उसके बाद इंग्लिश तो भी नहीं हुई है पढ़ाई, जियोग्राफी, हिंदी, उसके बाद मैथ नहीं हुई है, उसके बाद सभी चैप्टर पढ़ाई हो गया है। तो आप लोग जाकर के देख लीजिए। उसके बाद केमिस्ट्री केवल बचा है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सभी पाठ मिल गया है, कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग को देखना है एक साथ सभी वीडियो, मतलब वीडियो का लिंक, तो जैसे कि आप लोग डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ पर सब्जेक्ट का नाम पढ़िए, वहाँ पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट चले जाएंगे अंदर। अंदर का मतलब हुआ कि जैसे कि वीडियो के प्लेलिस्ट का मतलब होता है ना, जैसे कि वीडियो को वहाँ पर सजा करके रखा जाता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर रहेगा पहले, उसके नीचे 2 नंबर, उसके नीचे 3 नंबर, तो इस तरह से रहेगा। तो प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसका पहला ऑप्शन है, जैसे जल की बात होगी तो जल जो है ना, ये नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 2 नंबर। तो 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, आज हम लोग पढ़ेंगे 20 क्वेश्चन, उसके बाद आगे फिर एक इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है समतल दर्पण, दूसरा दिया गया है उत्तल दर्पण, तीसरा दिया गया है अवतल दर्पण, चौथा दिया गया है इनमें से सभी। तो इसका कौन सा उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो अवतल दर्पण। दोस्तों, ये वाला हम लोग क्वेश्चन जो है ना, ये 2 पार्ट में भी पढ़े थे, एक पार्ट में भी पढ़े थे। जैसे कि सौर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण में। अगर डॉक्टर रोगी को देखता है तो वो कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। गाड़ी के पीछे साइड में देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का, ध्यान रखिएगा। उसके बाद टॉर्च जो होता है, टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इतना क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर जो इतना एक बार हम बोले नहीं समझ में आए हैं, तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, 10 सेकंड या 20 सेकंड। आगे देखते हैं 3 नंबर, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो इसका पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी में स्थित है। 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो 4 नंबर में दिया गया है, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत अगर से माना जाए ना, तो मुख्य स्रोत सन को माना जाता है। तो सन कहाँ दिया गया है, तो कोयला। कोयला तो एक दिन खत्म होना ही है, और कोयला जब निकाला जाता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब प्रदूषण होता है। जैसे कि जब निकालने के लिए, अभी तो जैसे कोयला को जलाया जाएगा तो प्रदूषण होगा ही, जैसे कि निकालने के से पहले भी प्रदूषण होगा। जैसे कि इसको निकालने के लिए जैसे बड़ी बड़ी गाड़ी की जरूरत पड़ती है, विस्फोट कराना पड़ता है। तो इस तरह से पहले ही इससे बहुत ज़्यादा जैसे कि प्रदूषण फैल जाता है, उसके बाद इसको जलाया जाता है, तो उसके बाद ही प्रदूषण फैलता है। लेकिन अगर जो सबसे अच्छा अगर जो एनर्जी का स्रोत माना जाए, तो ये है सूर्य। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 नंबर। तो 5 नंबर में दिया गया है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है। तो जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है पेट्रोलियम, दूसरा दिया गया है गोबर गैस, तीसरा दिया गया है नाभिकीय ऊर्जा, चौथा दिया गया है कोयला। तो यानी कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। जीव से मतलब कि जीव से कौन कौन सा ऊर्जा ऊर्जा इसमें से निकलता है, तो ये पहले बता दीजिए। उसके बाद जो नहीं निकलता है वही आंसर सही उतर जाएगा। तो जीव, पेट्रोलियम कैसे बना है, तो ये जीव से ही बना है। जैसे कि बहुत हजारों साल पहले, जैसे पृथ्वी पर जो जानवर रहते थे या पेड़ पौधे, वो पृथ्वी के नीचे दब गए, वही जो 1000 साल के बाद यहाँ पर पेट्रोलियम बने हैं। गोबर गैस, यानी कि गोबर से ही गोबर गैस बनता है। तो ये भी जैसे मीथेन गैस को एक साथ ये करके तो समायोजित करके बनता है गोबर गैस। और कोयला, तो कोयला भी इसी तरह से बनना है, जीव से ही बना है। लेकिन अभी की ऊर्जा जो है ना, ये जीव से नहीं बना है। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा था कि जीव द्रव्यमान की ऊर्जा कौन सा नहीं है, तो ये अभी की ऊर्जा नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली में बताते हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, नहीं तो ऐसे तो ये 20 क्वेश्चन बताने में हमको 5 मिनट ही लगता है।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग जैसे कि हवा से अगर विद्युत बनाना हो मोटर लगा करके, डायनेमो लगा करके, तो हमको कितना सबसे मतलब कम से कम कितना हवा चाहिए, तो यही बताना है। तो यह कम से कम इसके लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा हवा चाहिए। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है, हीलियम है, क्रोमियम है, यूरेनियम है। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, यूरेनियम है। ऑप्शन जो पहला और दूसरा दिया गया है ना वो गलत है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर जो यूरेनियम से मतलब कि बम भी बनाया जाता है, परमाणु बम, और उसके बाद यूरेनियम से मतलब कि विद्युत ऊर्जा भी प्राप्त किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो नवीकरणीय मतलब कि जो मतलब कि नवीकरणीय जिसकी ऊर्जा की फिर से पूर्ति हो जाए। तो इसका पहला दिया गया है पवन चक्की, दूसरा है जल पंप, तीसरा है विद्युत जनित्र, चौथा है बायोमास संयंत्र। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। तो किस दिन नहीं कर सकते मतलब कि सूर्य का उपयोग हम किस दिन नहीं कर सकते। तो जैसे देखिए, हम सूर्य से, मान लिया कि हम सूर्य से सोलर पर निर्भर है, सोलर से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, उसके बाद घर में बल्ब जलाते हैं। तो हम सोलर का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, ये इसका मतलब है। धूप वाले दिन, धूप वाले दिन तो हम सोलर का उपयोग बहुत अच्छी तरह से करेंगे, ये नहीं होगा। बादल वाले दिन, उसके बाद आगे देखते हैं गर्म दिन। गर्म दिन के दिन तो सही रहेगा, और कि जैसे कि सूरज मतलब कि डूब भी जाएगा ना तब तक एनर्जी देता रहता है। पवन वाले दिन मतलब हवा बहे उससे मतलब नहीं है, सूर्य उगना चाहिए। तो यहाँ पर बादलों वाले दिन स्वाभाविक सी बात है कि अगर जब बादल रहेगा तो सूर्य नहीं दिखेगा, सूर्य नहीं दिखेगा तो इससे एनर्जी नहीं मिल पाएगा सन से। मतलब कि दिन में मिलता है एनर्जी, बादल भी नहीं रहता है ना, बादल रहता है पूरा तब भी एनर्जी मिलता है, लेकिन कम मिलता है, बहुत ज़्यादा कम मिलता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत उदाहरण नहीं है। मतलब निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन है लकड़ी, दूसरा है गोबर गैस, तीसरा है नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा उदाहरण नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक बार में नहीं हो पाएगा ये। ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जिनका हम उपयोग करते हैं, संचित और ऊर्जा निरूपित करते हैं, निम्नलिखित में कौन सौर ऊर्जा से अंत में नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका पहला ऑप्शन है भू उष्मीय ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है पवन ऊर्जा, तीसरा है जीव द्रव्यमान ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 12 नंबर। तो 12 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत इनमें से कौन सा है। तो कोयला है कि लकड़ी है कि पेट्रोलियम है कि प्राकृतिक गैस है। तो निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो प्राकृतिक गैस है, ऑप्शन डी में दिया गया है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, सौर पैनल बनाया जाता है अनेक, जैसे कि सौर पैनल बनाया जाता है तो अनेक मतलब क्या, अनेक मतलब कि बिटोर करके। तो पहला दिया गया है सौर कुकरों को संयोजित करके, अनेक सौर सेलों को संयोजित करके। तो यही बोला गया है, सौर पैनल किससे बनाया जाता है, तो अनेक सौर सेलों को संयोजित करके। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी को एक बार और पढ़ लीजिए, अनेक सौर सेलों को संयोजित करके। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पवन ऊर्जा मतलब पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। ये हम लोग पढ़ लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, बॉक्स प्रकार के सौर कुकर के उसके ऊपरी भाग में कांच के ढक्कन देने का कारण क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है ये देखने के लिए कि भोजन पक रहा है या नहीं, दूसरा ऑप्शन बॉक्स के अंदर अधिक सूर्य का प्रकाश जाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है बॉक्स के अंदर धूल कणों को जाने से रोकने के लिए, चौथा ऑप्शन है विकिरण द्वारा ऊष्मा हानि को कम करने के लिए। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकिरण द्वारा ऊष्मा हानि को कम करने के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन 16 नंबर। तो 16 नंबर में दिया गया है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। तो इसका पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, दूसरा है यूरेनियम, तीसरा है क्रोमियम, चौथा है हीलियम। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है, तो यूरेनियम आवश्यक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश, जैसे देखिए दोस्तों, इसमें से अगर इधर साइड में क्वेश्चन इधर थोड़ा सा कटा होगा ना तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, मैं बोल दूंगा। जैसे कि ये 16:9 यूट्यूब सपोर्ट करता है, तो 16:9 चढ़ाने के लिए इस तरह से जो पीडीएफ बना है ना, तो पीडीएफ बन गया है पूरा। तो ये इधर से थोड़ा सा कट भी जाएगा, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखा गया है, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा अगले वीडियो में, तो इधर थोड़ा सा कटेगा तो इसको मैनेज कर लेना।
चलिए आगे देखते हैं। जितने सूर्य स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, मतलब कि सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है। तो भूतापीय ऊर्जा दिया गया है, पवन ऊर्जा दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। जीवाश्मी ईंधन दिया गया है और जैव मात्रा दिया गया है। तो जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो जैव मात्रा दिया गया है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया गया है यूएसए, दूसरा दिया गया है भारत, तीसरा दिया गया है जापान, चौथा दिया गया है डेनमार्क। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। तो खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है सीएनजी, दूसरा है एलपीजी, तीसरा है बायोगैस, चौथा है कोयला। तो खाना बनाने में किसका उपयोग नहीं होता है, तो सीएनजी का उपयोग नहीं होता है। सीएनजी का उपयोग कहाँ होता है, तो गाड़ी चलाने के लिए होता है। और एलपीजी का खाना बनाने के लिए होता है उपयोग। बायोगैस का होता है, कोयला का भी होता है। तो ऑप्शन तीनों इसका खाना बनाने के लिए होता है, लेकिन सीएनजी का उपयोग गाड़ी चलाने के लिए होता है। और इसका फुल फॉर्म अगर जो पूछता है तो क्या बताएंगे आप, तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दोस्तों एलपीजी मतलब ऐसे गंध नहीं देता है, तो एलपीजी गंध क्यों देता है, तो एलपीजी गंध देता है जैसे कि दोस्तों इसको मैं एक ट्रिक से बताता हूँ एलपीजी के बारे में। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है आपके रेलवे एसएससी और डिफेंस के एग्जाम में आता है, उसके बाद 10th क्लास में भी आता है, 12th क्लास में भी आता है। तो इसीलिए इसको थोड़ा बता रहे हैं अच्छा तरह से। एलपीजी को ट्रिक से बता रहे हैं। एलपीजी में कौन कौन सा घटक होता है, जैसे कि एलपीजी किससे किससे मिलकर बनाते हैं। तो एलपीजी अगर जो खुला रह गया तो क्या होगा आपका, तो एलपीजी खुला रहेगा तो बीपी बढ़ेगा आपका, बीपी बढ़ेगा ना, तो बीपी बढ़ेगा तो बी से क्या हो जाएगा ब्यूटेन, पी से क्या हो जाएगा प्रोपेन। तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है एलपीजी में मिला हुआ। और एलपीजी जब खुला रहेगा तो आप मरोगे, तो एम से मरोगे। तो एलपीजी में क्या मिला होता है गंध देने के लिए, तो मरकेप्टॉन। तो इसको इस ट्रिक से याद कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। जैसे कि एलपीजी खुला रहेगा तो बीपी बढ़ेगा, तो बीपी बढ़ेगा तो बीपी से याद हो जाएगा कि ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है मिला हुआ। और एलपीजी खुला रहेगा तो उसके बाद मरोगे, तो मरकेप्टॉन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 20 नंबर। तो 20 नंबर में दिया गया है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है कैलोरी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जूल, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ताप, चौथा ऑप्शन दिया गया है न्यूटन। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऑप्शन बी में दिया गया है जूल, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। कैलोरी भी ऊर्जा का मात्रक होता है, लेकिन एक जूल में कितना कैलोरी होता है, तो 4.2 कैलोरी होता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर दोस्तों हम लोग मतलब अगले पाठ में पढ़ेंगे। जैसे कि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो वीडियो को लंबा नहीं करने के लिए हम लोग अगले पाठ में 21 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अगले पाठ आप लोग देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।